हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पर। आज से मैं जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि मैं वो क्वेश्चंस रखूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, इन एग्जाम से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी की ये सीरीज है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि आज से 200 मिलियन साल पहले 200 मिलियन ईयर्स अगो जो अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी थी, उस पर सिर्फ एक ही भूभाग था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही लैंड मास था, उस लैंड मास का नाम क्या है। तो उसका नाम है पेंजिया। ठीक है। ये कार्बोनीफेरस एरा है। कार्बोनी ये थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि कार्बोनीफेरस एरा में, इस टाइम में अर्थ पर सिर्फ एक ही लैंड मास है, जो कि है पेंजिया, और एक ही समुद्र है, जिसे उन्होंने सुपर ओशियन पैंथालासा कहा था। तो ये जो पैंथालासा है, ये है सुपर ओशियन। ठीक है। और पेंजिया को उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट कहा था। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये बिफोर में, मतलब कि ये कार्बोनीफेरस एरा की बात कर रहा है। कार्बोनीफेरस टाइम में एक ही भूभाग देखो अपनी पृथ्वी पर है, और इसका नाम क्या है? पेंजिया। एक ही कॉन्टिनेंट है, लैंड मास है, ठीक, और एक ही वाटर बॉडी है, ठीक, जिसका नाम है पैंथालासा। और ये आज की सिचुएशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, एक सेकेंड, वो कौन से फोर्सेस हैं जो कि पृथ्वी के इंटीरियर में लगते हैं, मतलब कि द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी है, जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, उसके नीचे जो फोर्सेस बल लग रहे हैं, उस बल का नाम क्या है। तो उसे हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। इंडोजेनेटिक ऐसे फोर्सेस हैं जो कि अर्थ सरफेस पे मैग्मा द्वारा लगाया जाता है। जो अर्थ के नीचे मैग्मा, लिथोस्फीयर या क्रस्ट के नीचे, जो क्रस्ट के नीचे मैग्मा मूव कर रहा है, तो मैग्मा के मूवमेंट की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं, उसे हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। यही इंडोजेनिक फोर्स हैं, यही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स। कॉन्टिनेंट हो गया, माउंटेन हो गया, हिल्स हो गया, प्लेटूज हो गए। इनके फॉर्मेशन के लिए, इनकी उत्पत्ति के लिए इंडोजेनेटिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वोल्केनिज्म या फिर अर्थक्वेक जो आते हैं, इन सबके लिए कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है इंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक। एक दूसरा फोर्स होता है जो कि है एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है, ये रिवर हो गया, या फिर विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, या फिर अदर एटमॉस्फेरिक एजेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेन्यूडेशन के लिए। मतलब कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या, जैसे कि रिवर है, रिवर किसी माउंटेन से ब्लो कर रही है, बह रही है, ठीक है, तो बह रही है, तो उससे वो क्या है कि उस माउंटेन को कट भी करेगी, काटती रहेगी, ठीक है, और वी शेप वैली बनाएगी। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यही है जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस को लगते हैं, जैसे कि तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्सेस रिवर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस है, ये है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरीड बाय अ रिवर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो नदियां हैं, ठीक है, वो 3 स्टेजेस में होकर बहती हैं। पहला स्टेज जो होता है, उसे कहते हैं यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज, जब रिवर माउंटेन्स में एलिवेटेड लैंडफॉर्म में बहती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं यूथफुल स्टेज में है। जब वो रिवर्स प्लेन एरिया में आती हैं, तब वो पहुंचती हैं मेच्योर स्टेज में। ठीक है। तो यूथफुल स्टेज, मेच्योर स्टेज, और जब डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं, तो वो आती है ओल्ड स्टेज में। ठीक। तो यूथफुल स्टेज में क्या है? यूथफुल स्टेज में रिवर है, वो सिर्फ इरोजन करती है। क्या करती है? इरोजन, लैंड फॉर्म को काटने का काम करती है। मेच्योर स्टेज में इरोजन के साथ साथ वो डिपोजिशन भी करेगी, लैंड फॉर्म को काटेगी भी, जो लैंड है उसे काटेगी भी, और साथ में उसके साथ जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, रिवर है, बह रही है, उसके साथ कुछ सेडिमेंट्स हैं, उन सेडिमेंट्स को डिपोजिट भी करेगी। तो डिपोजिशन से जो फॉर्मेशन होता है, उसे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो मेच्योर स्टेज में इरोजन और डिपोजिशन दोनों एक्टिविटी होती हैं, लेकिन ओल्ड स्टेज में सिर्फ डिपोजिशन रिवर करती है, क्योंकि रिवर पर इतनी एनर्जी रहती नहीं है कि वो इरोजन कर सके। तो इस टाइम रिवर के पास जो भी सेडिमेंट होता है, उसे एक तरफ इकट्ठा कर लेती है, ठीक, तो डिपोजिशन करता है। ठीक। तो यहाँ कह रहा है कि डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कौन सा है। तो रिवर से जो रिवर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बनाती है, वो इसमें एक डेल्टा है। कौन सा? डेल्टा है, जो कि ओल्ड स्टेज में रिवर फॉर्म करती है। और यहाँ प्लेटू बात करें, जो प्लेटू है और माउंटेन है, ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस से बने हैं। ठीक। और डेल्टा और वैली ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से बने हैं। और यहाँ पर डेल्टा है, ये डिपोजिशन की वजह से बना है, रिवर की डिपोजिशन की वजह से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। और वैली फॉर्मेशन जब रिवर इरोजन करती है, क्या करती है? इरोजन। जब रिवर इरोजन करेगी, तो वैली जैसे लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन करती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक। निम्नलिखित में से कौन चट्टान का प्रकार नहीं है। हम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पूछ रहा कौन सी चट्टानें नहीं है, तो कौन सी रॉक नहीं है? टेरेस, ये रॉक नहीं है। इग्नियस रॉक की बात करें, इग्नियस रॉक कैसे बनती है? तो जब मैग्मा या फिर लावा ठंडा होता है, और ठंडा होकर
तो सॉलिड हो जाता है, तो कैसे इग्नियस रॉक्स बनाता है, तो ये लावा से बनती है, मैग्मा से बनती है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, जब कोई भी रॉक हो, चाहे इग्नियस हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो और सेडिमेंट्री हो, इसमें इरोजन होता है और ये सेडिमेंट्स में बनते हैं। ये सेडिमेंट्स भी एक जगह कहीं पे भी इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो जब यही सेडिमेंट्स कहीं पर कलेक्ट हो जाएंगे, जैसे मान लो ये सेडिमेंट्स हैं लेयर बाई लेयर, परत परत बाई परत, ये क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। फिर क्या होगा, इसमें फोर्स प्रेशर लगता है, तो यही जो सेडिमेंट्स हैं जब रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उससे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्स में जब प्रेशर लगता है और ये रॉक में बन जाते हैं, इसलिए इसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर रूपांतरित चट्टानें, ये वो चट्टानें होती हैं जब किसी भी चट्टान में बहुत ज़्यादा दबाव और तापमान लगता है, तो ये चट्टानें अपना रूप बदल के मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती हैं। अब चाहे जौन सी रॉक हो, चाहे इग्नियस हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो और चाहे सेडिमेंट्री हो, जब इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड है। सो ये कह रहा है विच इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है जो कि सॉलिड स्टेट में होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थ में क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक। क्रस्ट जो है वो सबसे बाहरी लेयर है, तो क्रस्ट कौन सी आउटर मोस्ट लेयर है जो कि सॉलिड स्टेज में है, स्टेट में, ठीक है। मेंटल की बात करें तो ये क्रस्ट और कोर के बीच में पाई जाती है, और जो मेंटल है ये भी सॉलिड स्टेट में ही है। मेंटल का कुछ हिस्सा है जो कि सेमी सॉलिड यानी मैग्मा ग्रुप में होता है, नहीं बाकी मेंटल जो है वो सॉलिड स्टेज में ही रहता है। और जो कोर है वो आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेज में रहता है और इनर कोर कैसा है, इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेज में रहता है, स्टेट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी लेयर जो है वो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है, तो कौन सी है, वो क्रस्ट है जो कि सबसे बाहर सॉलिड लेयर है, ठीक। सो यहाँ पर देखिए जो क्रस्ट है ये कैसी सबसे बाहरी सतह है और कैसी है, ये सॉलिड स्टेट में है। मेंटल जो है ये मेंटल जो है क्रस्ट और कोर के बीच में है, तो ये जो मेंटल है ये भी सॉलिड स्टेट में ही है। कहीं कहीं पर लोकल सेल मिलते हैं, कन्वेक्शन सेल, जो कि सेमी सॉलिड मतलब कि मैग्मा से बने हुए हैं, नहीं बाकी मेंटल सॉलिड स्टेज में ही है। कोर की बात करें तो आउटर कोर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, और जो इनर कोर है वो कौन सी स्टेट में है, तो वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर इस डायग्राम में देखें जो क्रस्ट है और क्रस्ट के बाद जो अपर मेंटल, ये जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ पार्ट मिलकर लिथोस्फीयर बनाता है, ठीक है। क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ पार्ट मिलकर लिथोस्फीयर बनाता है, और अपर मेंटल में ही एक लेयर स्थित है जिसे हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो कि सेमी सॉलिड लेयर है, ठीक। ये मैग्मा से बनी हुई लेयर है एस्थेनोस्फीयर। और मीजोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर के नीचे की जो लेयर है जो कि कोर तक जाती है उसे हम लोग मीजोस्फीयर कहते हैं, और कोर वाली लेयर को हम लोग बैरिस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर सरफेस वेव। तो इनमें से कौन सी तरंग जो अर्थक्वेक भूकंप तरंग है जो कि सरफेस तरंग है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो अर्थक्वेक है, ठीक, तो जहाँ पर अर्थक्वेक आता है, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक ऑरिजिनेट करता है। मान लो कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, तो जहाँ पर अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट है तो इसे हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट। जहाँ पर अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है उस पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं। अब क्या होता है कि फोकस पॉइंट से ही हर दिशा में एनर्जी का फ्लो होता है। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक से एनर्जी निकलती है ना, तो एनर्जी फ्लो हर दिशा में होता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी फ्लो करती हैं ये तरंगों के माध्यम से फ्लो करती हैं, किसके मीडियम से, वेव्स के मीडियम से भी। तो यहाँ पर जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक से दो टाइप्स की वेव्स निकलती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, जो बॉडी वेव है, और एक होती है सरफेस वेव, सतह की तरंग, ठीक है। तो जो बॉडी वेव है ये अर्थ सरफेस के अंदर चलती है, तो सरफेस है अर्थ के नीचे चलती है, अर्थ के अंदर चलती है। बॉडी वेव्स दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है पी वेव और एक होती है एस वेव। पी का मतलब प्राइमरी वेव, एस का मतलब सेकेंडरी वेव, ठीक है। सरफेस वेव भी दो टाइप्स की होती हैं जो कि अर्थ की सतह पे चलती हैं, एक होती है एल वेव और एक होती है आर वेव। जो एल वेव है इसे हम लोग लव वेव कहते हैं, और जो आर वेव है उसे रिले वेव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि सरफेस वेव कौन सी है जो सरफेस चलती है, तो लव वेव और रिले वेव। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, एल वेव सरफेस वेव है, पी और एस प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स बॉडी वेव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स मे कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जो आग्नेय चट्टानें हैं मतलब इग्नियस रॉक्स हैं, ये लावा से बनी है। तो लावा में अगर कोई एनिमल क्या सर्वाइव कर सकता है, लावा इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है वो तुरंत राख बन जाएगा, किसमें राख बन जाएगा, ठीक है। तो इग्नियस रॉक में तो हो नहीं सकता है कोई भी फॉसिल्स मिले, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और प्रेशर से बनता है, तो इसमें भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी फॉसिल्स मिलना नहीं मिलते हैं, ठीक।
तो फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। क्या होता है कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स जो सेडिमेंट्स होते हैं लेयर बाय लेयर डिपॉजिट्स करते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम जो वेजिटेशन हो, ठीक, वो इसमें दब जाए। वेजिटेशन मतलब कि प्लांट्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई एनिमल्स हो गए, दब जाए, ठीक है, और प्रेशर लगने से यहाँ पर जब ये रॉक बने तो इसमें क्या फॉसिल्स मिले, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो कॉल्डेरा है, कॉल्डेरा इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। जो कॉल्डेरा है निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो जैसा कि जानते हो जो वोल्केनो होता है, जैसे ये वोल्केनो है, यहाँ से इरप्शन हो रहा है, ठीक, तो जो वोल्केनो से जहाँ से इरप्शन होता है इससे हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर, ठीक। और फिर कभी क्या होता है कि यही जब क्रिएटर का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो इसे ही हम लोग कहते हैं कॉल्डेरा। क्या कहते हैं? कॉल्डेरा। जब क्रिएटर का ही साइज काफ़ी बड़ा हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कॉल्डेरा जो है क्रिएटर का बड़ा भाई है। सो यहाँ पे कॉल्डेरा किससे संबंधित है? तो ये वोल्केनो से संबंधित है, ठीक। तो यहाँ पर देखें, ये है कॉल्डेरा, यहाँ पर ये जो है ये है कॉल्डेरा, ठीक है। और जब इस कॉल्डेरा में पानी भर जाता है तो ये एक झील बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉल्डेरा लेक। क्या कहते हैं? कॉल्डेरा लेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है द डिपोजिशनल फीचर ऑफ द विंड इज कॉल्ड। तो विंड, जैसे कि विंड ब्लो कर रही है, ठीक, विंड का मूवमेंट इस तरफ है, ठीक, इसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स हो, सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। मान लो कि ये प्लेस ए से विंड ने सैंड पार्टिकल्स को पिकअप किया और यहाँ पर एक जगह है प्लेस बी। अब जो सैंड पार्टिकल्स विंड में है तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट कर देगी, ठीक। अब जो सैंड पार्टिकल्स विंड द्वारा डिपॉजिट करेगा, जब विंड सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिट करेगी तो ये एक लैंडफॉर्म बनाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे लोएस, LOESS। सो विंड जब डिपोजिशन एक्टिविटी करती है तो ये विंड से जो प्लेन्स बनते हैं, प्लेटू बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लोएस्ट प्लेन्स या फिर लोएस्ट प्लेटू। तो यही पूछ रहा है कि जो डिपोजिशनल फीचर है जो कि विंड से डिपोजिशनल फीचर ऑफ द विंड इज कॉल्ड लोएस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया है मशरूम रॉक्स, तो मशरूम रॉक्स क्या है? तो ये जो मशरूम रॉक है, ठीक, ये भी विंड द्वारा ही बनता है। कैसे? मशरूम रॉक्स का ही फॉर्मेशन विंड से ही होता है, लेकिन यहाँ पर विंड डिपोजिशन न करके इरोजन एक्टिविटी करती है। जैसे मान लो पहले से ये कोई एक चट्टान रॉक है, ठीक है, ये एक रॉक डेजर्ट में है, डेजर्ट में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या विंड जो है इस पर क्या टकरा रही है, हर तरफ से विंड आ रही है। देखो विंड एक तरफ से फ्लो नहीं करती, विंड जो है हर तरफ से ब्लो करेंगी, ठीक, पीछे से विंड आएगी। और यहाँ पे जो विंड, ये हवाएं चल रही हैं, इसमें हवा में बहुत ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स भी हैं। कैसे पार्टिकल्स? सैंड पार्टिकल्स भी हैं। तो जब यही हवाएं इस चट्टान पे टकराएंगी बार बार, तो क्या करेंगी, ये इस चट्टान को इरोड करेंगी, ब्रेक करेंगी, ठीक है, और चारों तरफ से ब्रेक करेंगी, क्योंकि जो हवाएं होती है वो चारों दिशाओं चलती हैं, चारों दिशाओं चलती है, ठीक है। तो ये ब्रेक करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि यही जो लैंडफॉर्म है ये हमें ऐसा बना हुआ दिखेगा, मशरूम रॉक की तरह, मशरूम की तरह। तो इस लैंडफॉर्म को हम लोग मशरूम रॉक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो लैंडफॉर्म है ये है मशरूम रॉक। ये कैसे बना है? विंड की इरोजनल एक्टिविटी से बना है, ठीक है। और यहाँ पर ही एक लैंडफॉर्म है स्टैक्स। अब स्टैक्स कैसे बनता है? जो स्टैक्स है ना, ये एक कोस्टल लैंडफॉर्म है, ये सी कोस्ट पे हमें देखने को मिलता है। कैसा लैंडफॉर्म है? कोस्टल लैंडफॉर्म है। और ये भी एक इरोजनल लैंडफॉर्म है जो कि सी वेव्स के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि मान लो कि, चलो देखते हैं हम लोग, ये कोस्ट है, ठीक है, कोई कोस्ट है, यहाँ पर ये है वाटर बॉडी, ओशियन है, ठीक। सो यहाँ पे क्या, जब वेव जो सी वेव्स हैं यहाँ पर कोलाइड करेंगी, टकराएंगी और इसमें इरोजनल एक्टिविटी करेंगी, ठीक है। अब ये पीछे से भी ऐसे कोलाइड करेंगी, टकराएंगी। सो क्या होगा कि यहाँ पर इरोड करके इसे इरोड कर देंगी और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें जो ये स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से जो ये पोर्शन है ये भी नीचे की ओर सबसाइड कर जाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये वाला जो अलग हो चुका है मेन लैंडफॉर्म से, इसे हम लोग स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कभी यहाँ पर ऐसे मिला हुआ होगा, ठीक है, इसमें भी ग्रेविटी जैसे यही चीज नीचे गिर गई होगी और उसके बाद हमें कैसे देखने को मिला लैंडफॉर्म, ये ऐसा, यही है स्टैक, ठीक है। अब मोरेन्स क्या होते हैं? इसमें देखो मोरेन्स भी था, ये मोरेन्स। मोरेन जो होता है ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, मतलब डिपॉजिट करता है सेडिमेंट्स, किसके द्वारा? ग्लेशियर के द्वारा। तो मोरेन्स जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो कि ग्लेशियर द्वारा बनाए जाते हैं। जब ग्लेशियर ऊपर स्लोप से आते हैं बहते हुए तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेकर आते हैं,
ठीक है। तो क्या होता है कि ये सेडिमेंट्स ये इकट्ठा करते चलते हैं, डिपॉजिट करते चलते हैं, और इन्हीं डिपोजिशन की वजह से ही हमें मोरेन्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो मोरेन्स देखो यहाँ पर ये लाइन्स जो बन रही है सैंड से दिख रही हैं, और ये लाइन्स हैं, ये कैसे, ये मोरेन्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो दी वाटर टेबल, दिस इज नोन एज। वो कौन सी जगह हैं अर्थ सरफेस के नीचे जब हार्ड रॉक के बीच में हमें ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है। तो मेनली जहाँ ग्राउंड वाटर मिलता है हमें, तो उस जहाँ ग्राउंड वाटर मिलता है उसे हम लोग एक्वाफायर कहते हैं एक्वाफायर। तो जहाँ ग्राउंड वाटर मिलता है उसे एक्वाफायर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये क्या है, ये देखो सॉरी लेयर है, हार्ड रॉक्स हैं, हार्ड रॉक के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्वाफायर, ठीक है। सो आज के हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।